हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर 2024-25 जो रिसेंटली हुआ है 20 फरवरी को। तो उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सॉल्यूशन पहले करा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन डी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 34 करा रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो है अपलोड कर देंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आई in opposite direction as shown. Show the direction of magnetic field at point O, which is equidistant from the two conductors. Consider that conductors are inserted normal to the plane of a rectangular cardboard. तो हमें जो दे रखा है एक्चुअली में, हमें दो कंडक्टर दे रखे हैं और पहला वाला जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड, और दूसरा वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे शो होती हैं, इसमें राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये सेमी कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, यानी वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्किल क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। तो यहाँ पर अपवर्ड की तरफ फ्लो हो रहा, ये जो फर्स्ट वायर है और ये सेकंड। तो फर्स्ट वायर में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेंगी, जो कंसेंट्रिक सर्किल क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को क्या दिखाएगा, क्लॉकवाइज। और यहाँ पर करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा सेकंड वायर में। तो यहाँ पर ये कंसेंट्रिक सर्किल इसके चारों तरफ जो होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग मान लिया, सपोज करो कि एक सर्किल ऐसे आता है यहाँ पे ओ में, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। और यहाँ पर से एक कंसेंट्रिक सर्किल दिखाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके शो होगा। तो दोनों क्या है, डाउनवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो ओ में है, तो दोनों जो सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर है उसको ये डाउनवर्ड दिखेगा, यानी फर्स्ट वायर में। और सेकंड वायर में भी से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड दोनों का। अब दोनों डाउनवर्ड तो ऐड अप हो जाएंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट ओ डाउनवर्ड, यानी कह सकते हैं हम इनवर्ड ऑफ कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड के इनवर्ड होगा डायरेक्शन। मान लिया सपोज करो ये कार्डबोर्ड है और दोनों वायर परपेंडिकुलर है। एक मान लिया कार्डबोर्ड है, दोनों वायर के हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, पैरेलल टू ईच अदर। और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा ओ में वो क्या होगा, इनवर्ड होगा कार्डबोर्ड के, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इन आवर हाउसेस वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट इन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर केबल्स हैविंग 3 वायर्स with insulation of 3 different colors red, black and green are used to draw current from the mains मतलब वायर्स। तो हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना, व्हाट आर दीज 3 डिफरेंट वायर्स कॉल्ड, नेम देम कलर वाइज। तो पहले वाले का आंसर होगा
जो रेड वायर है, रेड वाली वायर क्या शो करती है, इसको बोलते हैं लाइव वायर यानी फेज वायर। और ये क्या करता है, ब्रिंग्स करंट फ्रॉम द सोर्स। दूसरा कलर कौन सा है, ब्लैक। ब्लैक क्या शो करता है, ब्लैक शो करता है अर्थ वायर को। अर्थ वायर मतलब जो अर्थ में मतलब कि डिग आउट किया जाता है अर्थ को, और वहाँ पर से उसमें साल्ट वगैरह कुछ डालते हैं तो वहाँ से निकाली जाती है एक वायर, उसको अर्थ वायर कहते हैं। और तीसरा कलर वाली जो वायर है वो है ग्रीन, और ग्रीन शो करता है न्यूट्रल वायर को, न्यूट्रल वायर। और बी पार्ट है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर। तो रेड वायर और ब्लैक वायर यानी वोल्टेज कितनी थी, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट की लाइन है, तो अर्थ वायर क्या करती है, मतलब रेड वायर जो है, जो सोर्स है, मान लिया सोर्स है, तो रेड वायर ये क्या है, रेड वायर, ये मान लिया सपोज करो कोई क्या है एप्लियंस है, और यहाँ पर अर्थ वायर होगी। तो अर्थ वायर क्या है, ये करंट को ला रही है सोर्स से, और ब्लैक वायर क्या करती है, ये इट ब्रिंग्स द करंट बैक टू द सोर्स। तो ये रोल होता है इसका। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज क्या होगी यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट। सी पार्ट है इसका, व्हाट इज द रोल ऑफ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो इसमें क्या होता है, मान लिया सपोज करो कि जैसे कि थ्री पिन प्लग है, और 3 पिन प्लग में क्या होता है, यहाँ पर एक ये रेड वायर होगी, एक ब्लैक होगी, और यहाँ ऊपर क्या होते हैं न्यूट्रल ग्रीन। और कोई अप्लायंस है, और इसमें कोई फॉल्ट आ गया और इसमें करंट का लीकेज हो गया, तो अगर इंसान कोई इसको टच करेगा तो क्या होगा, उसको शॉक लगेगा। तो इससे बचने के लिए जो मतलब कि अप्लायंस का जो है सॉकेट, ये तो हो गया रेड वायर का, और ये ब्लैक वायर। अब जो तीसरी वायर है यहां से कनेक्ट करते हुए, ये तो कनेक्ट हो गई, और तीसरी वायर को जो अप्लायंस की बॉडी में लगाया जाता है ऐसे करके, इस करंट से, लीकेज करंट से बचने के लिए। तो क्या होगा, जब एक्सेस करंट होगा, यहां पर से एक्सेस करंट होगा, तो एक्सेस करंट क्या होगा, यहां से मेटेलिक बॉडी से ग्रीन वायर में फ्लो होगा। ग्रीन वायर में फ्लो होने के बाद क्या होता है कि जो अर्थ वायर है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक पैनल है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, और इस प्रकार से करंट क्या होता है, ग्राउंड में आ जाता है। तो ग्राउंड में पास आउट हो जाता है करंट, और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच पाते हैं। तो आपने ये लिखना था यहाँ पे कि जो एक्सेस करंट है अप्लायंस में, जो करंट का लीकेज है, इट पासेस थ्रू द ग्रीन वायर एंड पास टू द ग्राउंड एंड सेव्स अस फ्रॉम द शॉक्स। क्वेश्चन नंबर, ये बी पार्ट है चॉइस का, by using the given experiment setup, how can it be shown that a force is exerted on current carrying conductor AB when it is placed in a magnetic field।
तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक हॉर्स मैग्नेट दिखाई दे रहा है, और ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल, और बीच में क्या है, कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर AB। तो यहाँ पर कैसे करके पता लगेगा हमें कि फोर्स लग रहा है इस पे कि नहीं? तो हम यहाँ पर अगर स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करके ही क्या होगा, ये AB क्या है, मूव करने लगेगा। स्विच ऑन करके क्या होगा, AB विल मूव, अप एंड डाउन होगा या लेफ्ट एंड राइट होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, फोर्स इसमें लग रहा है, यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें फोर्स लग रहा है, AB मूव करने लगेगा। और यदि हमने इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया करंट का, तो ये अपोजिट मूव करने लगेगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ कैन इट बी शोन दैट ए फोर्स इज एक्सल्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर AB व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो तभी पता लगा पाएंगे हम जब स्विच ऑन करेंगे सर्किट को, तो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये इसमें कोई फोर्स लग रहा है। बी पार्ट है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स इन 2 वेज। तो कौन कौन से तरीके हैं? तो हम 2 तरीके से रिवर्स कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाय स्वैपिंग द टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी के टर्मिनल को स्वैप करके क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा बाय स्वैपिंग द टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये इससे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरा है सेकंड होगा बाय स्वैपिंग द नॉर्थ साउथ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज करके या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके हम जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो 2 तरह से चेंज हो सकता है ऐसे। When will be the magnitude of force be highest? सेकेंड पार्ट है बी, when will the magnitude of force be highest? तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का कब हाईएस्ट होगा, जब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हाईएस्ट कब होगा, जब ये AB कंडक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये AB, दोनों के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। तो व्हेन AB will be perpendicular to the direction of magnetic fields, then magnitude of force be highest, ये लिखना था। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्टेज द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ द फर्स्ट फिंगर, forefinger points in the direction of magnetic field and second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. तो यहाँ पर जो है, अगर हम लेफ्ट हैंड को इस प्रकार स्ट्रेच करें कि यहाँ पर जो थंब है, यहाँ पे जो फर्स्ट फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर अगर डायरेक्शन दिखाती है करंट का, और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है,
और ये तीनों जो है परपेंडिकुलर, मतलब कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलरली, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जो फोर्स लगेगा यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर में, मान लिया करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, जो थंब शो करता है। यही जो है लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35A। नेम द पार्ट्स मार्क्ड एज A and B in the given diagram. Write in detail the changes that take place in a flower when the product of B reaches A till a fruit is formed. तो B वाला पार्ट क्या है? B वाला पार्ट होगा एंथर। एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। और जो A वाला है पार्ट, ये जो है पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट, जहां से पोलन ग्रेन इंटर करते हैं, इस वाले को बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। अब क्या बता रहा है ये? राइट इन डिटेल द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए फ्लावर। तो फ्लावर में क्या चेंजेस होते हैं? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ बी रीचेज ए। तो प्रोडक्ट ऑफ बी मतलब यानी पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेट होते हैं, तो पोलन जब रीच करते हैं किसमें? पिस्टिल में, और ओवरी तक पहुंचते हैं, तो ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं, और ये दोनों फ्यूज टुगेदर होते हैं, फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट से फिर क्या बनता है? सीड बन जाता है। और जो ओवरी की वॉल्स होती है, ओवरी की जो वॉल होती है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? फ्रूट में। इस प्रकार से फ्रूट फॉर्मेशन होती है फ्लावर में, जो चेंजिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये चॉइस का क्वेश्चन है। बी पार्ट इसमें पूछ रहा है, इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस वंस फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन दिस प्रोसेस। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो मान लिया, सपोज करो क्या है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मान लिया ये हो गया यूटेरस। तो यहां पर क्या बता रहा है? क्या क्या चेंजिंग आते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद? तो होता क्या है एक्चुअली में, स्पर्म इंटर करते हैं मेल गैमेट वेजाइना के थ्रू, और यूटेरस की वॉल से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। और ओवरी से क्या होते हैं? सीक्रेट, यानी वंस इन ए मंथ, यहाँ ओवुलेशन के दरमियान क्या होता है? एग्स सीक्रेट होते हैं, और एग्स ट्रेवल करते हैं। और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? एग्स और स्पर्म दोनों का क्या हो जाता है? फ्यूजन। तो सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होता है दोनों का, स्पर्म और एग का, यानी फ्यूजन लिख लो या फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद ये ट्रेवल करता है और यूटेरस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांट होने के बाद
इम्प्लांट होने के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है, मतलब इम्प्लांटेशन होती है यूटेरस की वॉल में। इम्प्लांटेशन के बाद जो है क्या बनता है, एम्ब्रियो, यानी जाइगोट जो है मल्टीपल सेल डिवीजन की वजह से होता है, मल्टीपल सेल डिवीजन। मल्टीपल सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट जब मल्टीपल सेल डिवीजन होती है तो एम्ब्रियो बन जाता है, और उसके बाद लगभग 8 वीक में क्या होता है, ये बन जाता है फीटस। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस। लेकिन एम्ब्रियो और फीटस के बीच में और होता है कुछ, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को क्या मिलता है, नॉरिशमेंट मिलता है, और ये ग्रो करके फीटस बन जाता है। यानी ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं 8 वीक में। तो ये चेंजिंग होता है। आप क्या बता रहे हैं, राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का यही रोल है। प्लेसेंटा इसलिए होता है, ये मदर से कनेक्टेड होता है। जो फीटस होता है, फीटस के जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो मदर के थ्रू होते हैं। तो ये काम होता है प्लेसेंटा का, यानी एक्सक्रीशन से लेके और जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, तो बहुत सारी जो है टॉक्सिक्स हो गए, सब कुछ जो है एक्सक्रीट होता है मदर के ब्लड के थ्रू फीटस का। और नॉरिशमेंट का रोल होता है। प्लेसेंटा क्या है, नॉरिश करता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और जितने न्यूट्रिशन है फीटस को जो ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सारा प्लेसेंटा के हेल्प से फीटस को मिलता है। अब यहाँ पर बता रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो जब ओव्यूलेशन होता है वंस इन ए मंथ, तो वंस इन ए मंथ क्या होता है, जो मैच्योर्ड यूटेरस होता है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होने के लिए क्या होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मतलब वॉल्स ऑफ यूटेरस, इसमें क्या हो, लाइनिंग थिकन हो जाती है। यूटेरस की लाइनिंग क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं। इसमें ब्लड सप्लाई होनी शुरू हो जाती है वंस इन ए मंथ, और ये लाइनिंग क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो ब्लड सप्लाई है इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये क्या होता है, जो पॉजिस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, इनका लेवल डाउन हो जाता है और ये सेड हो जाती हैं, और वेजाइने से एक्सक्रीट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब अगला क्वेश्चन नंबर 36 का ए कार्बन कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म से कंपाउंड बी। तो कार्बन कंपाउंड है, कोई कार्बन कंपाउंड है और बी में कन्वर्ट होता है, और किसकी एक्सेस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या हो सकता है ये H2SO4। तो यहाँ पर बता रहा है कि ए कार्बन कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स ए कंपाउंड बी। तो ए कंपाउंड क्या होगा, एथेनॉल होगा। ए क्या होगा, एथेनॉल होगा। तो एथेनॉल क्या होता है, एक्सेस H2SO4, यानी H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, एथीन बनाता है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन आपको ये याद होनी चाहिए। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, और एथीन हो गया आपका
CH2 एथीन। कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज यहाँ पे है कि ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो जाता है और इससे वजह से एथीन बनता है। तो हमारा जो कंपाउंड ए है वो एथेनॉल है और कंपाउंड बी हमारा एथीन हो गया। अब which on addition 1 mole of hydrogen gas in presence of nickel catalyst forms a compound C। अभी बी कंपाउंड क्या है, CH2 यानी एथीन, निकिल की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट का काम करता है निकिल, और हाइड्रोजन की के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है जिसको हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा एथेन C2H6, एथेन बन गया। तो इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई है। हाइड्रोजन के 2 एटम ऐड हो गए, पहले हाइड्रोजन के 4 थे, अब H6 हो गया। पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में हो गए सारे। तो C हमारा क्या हो जाएगा, एथेन। अब आगे पूछ रहा है ऑन कंबशन इन एयर फॉर्म्स 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 moles ऑफ वाटर। तो कंबशन मतलब रिएक्शन कराएंगे इसकी कंपाउंड सी की यानी एथेन की, और कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पर हिंट दे रखा 3 moles ऑफ वाटर और 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 3 moles ऑफ वाटर बनता है। तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो है कार्बन के 2 हो गए, वो तो ठीक है। ऑक्सीजन के इधर कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो यहाँ 7 करने के लिए ऑक्सीजन के 2 एटम, तो ये क्या है 7/2 कर देंगे। तो इधर क्या हो गया, अब 7 एटम हो गया, यानी 7/2 मॉलिक्यूल मतलब 7 एटम। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी कंबशन रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल बन रहा है और 3 मोल बन रहा है वाटर। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, राइट दियर स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिफिकेशन तो होगी, ए एथेनॉल हो गया, बी एथीन हो गया और सी आपका एथेन हो गया। अब स्ट्रक्चर बताना है। तो स्ट्रक्चर एथेनॉल का क्या हो जाएगा, यानी ए आपका एथेनॉल है तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं CC, यहाँ OH आ गया, ये बैलेंस कर लेते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर किसका, एथेनॉल का। दूसरा कंपाउंड है बी, क्या है, एथीन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एथीन यानी बी, और सी का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी एथेन, इस प्रकार से ये हो गया स्ट्रक्चर एथेन का। और क्या पूछ रहा है, गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो केमिकल रिएक्शन आपको यही है, ये लिख देनी है सारी केमिकल रिएक्शन। गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। तो रोल ऑफ क्या है इसका, H2SO4 का रोल यहाँ पे डिहाइड्रेशन का है, यानी H2SO4 का रोल क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्योंकि इसकी वजह से एथेनॉल से वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस होता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी चॉइस का है। A carbon compound A is widely used as a preservative in pickles and has a molecular formula C2H4O2. This compound reacts with ethanol to form sweet smelling compound B। तो ये में हिंट दे रखा है। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, पिकल्स में कौन इस्तेमाल होता है, विनेगर। विनेगर किसका होता है, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड ए क्या है? ये एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर बताना आपको। कार्बन के 2 एटम यानी एथेन से बना है एथेनोइक एसिड। तो इसका फंक्शनल ग्रुप पहले हम अटैच कर लेते हैं। सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये इसका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। और बैलेंस हो गया, कार्बन के 4 बैलेंस होगी। अब इधर कर लेते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एथेनोइक एसिड का। सेकंड है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद एथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड बी। तो केमिकल इक्वेशन बतानी है फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद एथेनॉल। तो सेकंड वाले में क्या है? एथेनोइक एसिड की रिएक्शन बतानी है आपके। पता चल गया कि ए क्या है? एथेनोइक एसिड है। तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन बतानी है एथेनॉल के साथ में। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन बनके क्या बनेगा? तो फॉर्मूला लिख देते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH, और एथेनोइक एसिड का क्या हो गया? CH3। ये ए है, कंपाउंड ए है ये। तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? CH3COO। पहले ये लिख लेते हैं और इसको इन्वर्ट करके रख देते हैं यहाँ आगे इसके। CH2CH3। यह है एस्टर का फॉर्मूला लिखने का ट्रिक। तो ये हो गया आपका एथिल एथोनेट, एथिल एथेनोएट। जो एक किस्म का एस्टर होता है और फ्रूट स्मेलिंग होता है। तो ये बनता है, और प्लस में क्या बनता है? वाटर। तो एथिल एथेनोइड बन गया टू फॉर्म कंपाउंड बी। तो कंपाउंड बी क्या है? एथिल एथेनोइड है जो एक एस्टर है। स्टेट द रोल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द रिएक्शन। तो एसिड की प्रेजेंस में होता है काम H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पे क्या है? वाटर भी बनता है एक्चुअली में। तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का काम है। एक तो ये सल्फ्यूरिक एसिड किसका काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। दूसरा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको एब्जॉर्ब करता है। प्योर एथिल एथोनेट प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन जरूरी है। तो ये काम भी सल्फ्यूरिक एसिड करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी। थर्ड पार्ट है हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी। अब है जो एस्टर है। एस्टर हमारा क्या था? CH3COO CH2CH3। यहां से यानी एसिड की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, एसिड प्लस वाटर, और इसको हीट कर दें तो दोबारा से हमारे पास क्या आ जाते हैं? दोनों प्रोडक्ट CH3CH2OH, और क्या आ जाता? CH3CH2OH और CH3COOH। यानी ये क्या हो गया? एथेनॉल, और ये एथेनोइक एसिड दोनों ही वापस हमें मिल जाते हैं। यानी हमें पूछा था इसने हाउ कैन यू गेट कंपाउंड ए फ्रॉम बी। तो कंपाउंड ए यह है और ये कंपाउंड बी है।
तो एसिड और वाटर की प्रेजेंस में और इसको हीट करके हमें ये मिल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ, हाउ कैन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम एथेनॉल। तो एथेनॉल से हमें कैसे मिल सकता है? एथेनॉल यानी CH3CH2OH, यानी एथेनोइक एसिड कैसे मिलेगा हमें? एल्कलाइन KMnO4, यानी ऑक्सीडेशन के जरिए एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके KMnO4 से क्या मिलता है? ऑक्सीजन फ्री होती है। तो अल्कोहल उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता है? CH3COOH। तो दोबारा से हमें ए मिल जाता है, यानी एथेनोइक एसिड। फिफ्थ है, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद वॉशिंग सोडा। कंपाउंड ए यानी एथेनोइक एसिड CH3COOH अगर सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करे तो क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा CH3COONA यानी सोडियम एथोनेट, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बोनेट है इधर, और प्लस में वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गई, ये आपको दिखा देनी थी। तो बच्चों, बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।